अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन, हम डेली बात करते हैं सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश होती है कि जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर साहब की पूरी कोशिश होती है कि उनको हल किया जाए। हमारे शो का मकसद, ओपीडी ऑनलाइन का मकसद ही है कि घर बैठे आप लोगों की खिदमत कर सकें, घर बैठे आप लोगों की हेल्प आउट कर सकें। जैसे हमने कल कहा था कि आज भी हम डिस्कस करेंगे ईएनटी पे और ओरल हाइजीन के हवाले से भी हम बात करेंगे। चलिए शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज भी हम ईएनटी पे बात करेंगे और साथ ही हम ओरल हाइजीन को भी डिस्कस करेंगे। जी, जी। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, मुंह के छाले यानी कि माउथ अल्सर की क्या वजह है और किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं? जी, अब देखिए जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं, ठीक यानी अब मुँह के अंदर का ये सामने जो हिस्सा है, ये जहाँ से हम बाइट लेते हैं, जी, चबाते हैं, ये कितना किस हद तक क्लीन है या नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रशिंग आ जाती है कि ओरल हाइजीन की जब हम बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो उसमें ब्रशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्रशिंग ट्वाइस अ डे एवरीडे वाली कहानी बात, लेकिन अमूमन इसको फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। रात को ब्रशिंग जब करते हैं या सुबह हम ब्रशिंग करते हैं, अमूमन क्या होता है, जैसे आज अब हम सोप्स की बात करते हैं, मैं इसको एक थोड़ा बता दूं कि हाथ धोने पे बात करते हैं कि जी 20 सेकंड या 30 सेकंड्स तक हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि आपने भी देखा होगा अगर घर में आप खाना खा के उठते हैं और हाथ अगर आपके चिकने हैं और अगर आप सिर्फ साबुन लगा के फ़ौरन ही हाथ धोएंगे तो वो चिकनाहट ख़त्म नहीं होती, उसमें एक टाइम लगता है उस सोप को, उसके जो केमिकल है उसको असर करने में। इसी तरीके से टूथपेस्ट जब हम यूज़ करते हैं, कोई भी हो कंपनी का, लेकिन अगर उसमें खास ड्यूरेशन कम से कम 2 से 3 मिनट से ज़्यादा जो होना चाहिए आइडियली कि 3 मिनट से ऊपर ही आप करें। ब्रशिंग नहीं करेंगे, ऐसी सूरत में होता है क्या है कि हम टूथपेस्ट सेलेक्ट करने लगते हैं कि नहीं शायद ये ज़्यादा वाइट करेगा, ये ज़्यादा। कोई भी टूथपेस्ट जो बेहतर टूथपेस्ट है, आप उसको सिर्फ अगर 3 से 4 मिनट तक अगर मुस्तकिल ब्रशिंग करेंगे, तो बिलीव मी कि वो जो क्लीनिंग देगा वो आपको उस रूटीन से हट के लगेगी जो आप करोगे। सही। जहाँ तक माउथ अल्सर्स की बात है, तो माउथ अल्सर में एक वजह तो ओरल हाइजीन आ जाती है। बिल्कुल। बच्चों में बहुत कॉमन है, चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चे और उसके बाद फिर मुंह नहीं धोते, रात को लेट नाइट चीज़ें खा के नहीं आप जब तक क्लीन करेंगे तो वो बिल्कुल। चीज़ें फर्मेंट ख़राब होने लगती हैं और फिर माउथ अल्सर्स का सबब। इसके अलावा ये है कि जो हार्ड रबिंग हो जाती है, अब मिसाल के तौर पे सौंफ का इस्तेमाल है या छालिया का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो अब जहाँ पे गाल की तरफ वो रगड़ लग रही होती है, समझे एक बिल्कुल। तरीके का घिसरा होता है, तो ऐसी सूरत में भी अल्सर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अल्सर जो है अमूमन पेनफुल होते हैं ज़्यादातर और फंगल भी कहा जाता है कि फंगस की वजह से भी माउथ अल्सर्स हो जी। सकते हैं। मोस्टली बैक्टीरियल जो है वो अल्सर ज़्यादा कॉमन है, जो अल्सर नज़र आते हैं माउथ अल्सर्स। अच्छा, इसमें पैचेस भी होते हैं जो पेन फ्री अल्सर्स हों, जिसमें दर्द ना हो रहा हो लेकिन वो बाकायदा पूरे साइज़ बड़े वाइट कलर के पैचेस या येलोइश पैचेस से फील हो रहे हो, तो वो ज़रा ख़तरनाक होता है। उनको दिखाने से ख़तरनाक से मुराद ये है कि उनको इवैल्यूएट कराना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही। एक चीज़, दूसरा ये है कि अल्सर्स के लिए लोग जो है जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और वैसे भी ख़ुद से लोग जाके मुख्तलिफ़ किस्म के जिसके अंदर पेन रिलीविंग इफ़ेक्ट भी होता है, और शुरू में जैसे मतलब मैं अगर नाम नहीं लेना चाह रहा प्रोडक्ट का, जिसमें लिडोकेन बहरहाल शामिल होती है, तो और एंटीसेप्टिक्स होते हैं, तो वो वक्ती आराम आता है, बाज़ औक़ात वो हील भी हो जाता है। लेकिन अमूमन केसेस में ये देखा गया है कि जहाँ बारीक-बारीक छाले होते हैं, बहुत बारीक कहा जाता है कि जी पूरा मुँह आया हुआ है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुँह का आना, मुँह आना है, लाल-लाल इससे स्मॉल से बन जाते हैं डॉट से, और ये इस थ्रू आउट होते हैं, इसमें जलन होती है ज़रा सी भी कोई चीज़ खाने में, अमूमन बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, बड़े भी। तो ऐसी सूरत में अमूमन चांसेस होते हैं कि फॉलिक एसिड जो है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से इस टाइप के अल्सर्स डेवलप हो रहे हैं। ओके। एक डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन है कि किस तरह से स्टीम आप ले सकते हैं, बिकॉज़ जब आपका नाक बंद है या गले में दर्द है तो आपको स्टीम कितना मुफीद है वो लेना? देखिए, साइनस की अगर हम बात करते हैं, साइनोसाइटिस हो गया या इवन नज़ला जमने की जब हम बात करते हैं कि जम गया है, हार्ड हो गया है, तो स्टीम का एक बहुत बड़ा रोल है। स्टीम लेने का तरीक़ा ये है कि आप आइडियली या तो गर्म आपका कोई भी पानी करके किसी भगोने के अंदर सही। और उसको रखें सामने, और कपड़ा जो है वो आँख को ज़रूर ढक लें। आँख का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए हीट से या भाप से, सिर्फ नोज़ से और मुंह से, दोनों से सांस ली जाए। कुछ टाइम जो है वो नाक से सांस लेंगे, फिर आप मुंह से भी सांस लें और उसके बाद थोड़ी देर रोकने की कोशिश करें ठीक सांस है। लेके, ताकि वो स्टीम असर करे। एक ये अमूमन लोग उसके अंदर मेंथॉल का यूज़ करते हैं, विक्स भी इसमें डाल दी जाती है, कुछ लोग जो है सॉल्ट करते हैं।
ये डिपेंड करता है एक जो मेंथॉल या उसकी बात करें जो विक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें एक थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है, कैम्फर भी होता है, तो वो आपको एक थोड़ा सूदिंग इफेक्ट भी मिलता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाली अगर आप सिंपल प्लेन स्टीम भी लेंगे दैट विल आल्सो वर्क साइनोसाइटिस के अंदर खास तौर पे। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन पे भी, तो ओरल हाइजीन बेसिकली है क्या और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है ओरल हाइजीन जी में? देखें, अभी मैं अल्सर्स पे ही था, तो अल्सर्स में एक तो वजह ये बताई कि अमूमन जो है हम हाइजीन सही नहीं होती, जी। या हम कोई हार्ड रबिंग हो जैसे छालिया या सौंफ की बात करी, या बच्चे जो हैं स्वीट्स खाते हैं, च्युइंगम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी आपको डैमेज करता है। उसके साथ साथ अगर यूँ समझें कि हम जैसे टीथ ब्रशिंग के हवाले से हमने बात की कि टीथ ब्रश अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये दो चीज़ें जब हम कमी की बात करते हैं तो ये क्यों हो रही होती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अमूमन सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है, B12 भी देना पड़ जाता है अमूमन। बहुत सारे पेशेंट्स की अक्सर कॉल आती है इस हवाले से, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई आप B12 सप्लीमेंट लें, और या फॉलिक एसिड जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी में आप कम से कम 5-7 दिन 10 दिन इस्तेमाल करें। एब्जॉर्प्शन अच्छी ना होने की वजह से डेफिशिएंसी हो रही है ना। आपने डाइट ली, कौन सी डाइट के अंदर B12 और फॉलिक एसिड मिल रहा होता है? आपके गोश्त में भी होता है, वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है, फ्रूट्स में भी आपको मिल रहा होता है, बहुत सारी सोर्सेज हैं। ये अच्छी खासी मिकदार में हर दूसरे फ्रूट आइटम में आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन अगर सही नहीं हो रही है तो डेफिशिएंसी होने लगती है। ऐसा नहीं होता कि आप ग़िज़ा सही नहीं ले रहे हैं, ग़िज़ा भी ले भी रहे होते हैं लेकिन एडजस्ट नहीं हो रही होती। सही। अब जज़्ब ना होने की बहुत सारी वजूहत हैं। जो कॉमन डिजीज़ हैं इस आंतों की हो सकती हैं, सीलिएक डिजीज़ टाइप की, या जैसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, ऐसी सूरत में क्योंकि दूध में भी फॉलिक एसिड होता है, अच्छी मिकदार है, और विटामिन B12। लेकिन अगर ये सब आप एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है सही से, तो फिर उस सूरत में डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से छाले बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम ओरल हाइजीन की उसको हम लोग समेटें तो यही कहेंगे कि अपने ब्रश आपने डेली करना है, खाने के बाद जो है वो ब्रश का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और माउथ वॉश जो है वो आपने ज़रूर करना है, और फ्लॉस का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें हैं जो आपकी ओरल हाइजीन है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब आप एक बड़ी एज में जाते हैं तो बुज़ुर्गों को अपना दांतों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसकी क्या वजह होती है? देखें, मेल एब्जॉर्प्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि हम जब ग़िज़ा लेते हैं तो ग़िज़ा जज़्ब नहीं हो रही होती है सही। अच्छा, जज़्ब होने में दो चीज़ें, एक तो या तो आंतों की कोई प्रॉब्लम हो, या हम सही से चबा ही नहीं पा रहे हो। तो ओल्ड एज के अंदर अमूमन क्या होता है कि लॉस ऑफ टूथ की वजह से दांत नहीं होते, तो ना ही अच्छे तरीके से आप प्रोटीन, यानी अगर बोटी की बात करूँ, गोश्त की बात की जाए, वो सही से चबाया नहीं जाता है, रोटी इवन कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन नहीं अच्छा हो रहा होता, तो ऐसी सूरत में एब्जॉर्प्शन में भी फ़र्क आता है। तो ओल्ड एज के अंदर ख़ासतौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लिक्विड डाइट या सेमी सॉलिड डाइट प्रेफर करनी चाहिए ओल्ड एज के अंदर, यानी जिनमें दांतों का प्रॉब्लम ख़ासतौर पे उनके लिए, ताकि कम से कम न्यूट्रिशन जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। सही। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि गम डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ का आपस में कनेक्शन है, वो किस तरह से? देखिए, बात ये है कि जब हाइजीन की बात करते हैं तो ओरल यानी कैविटी के अंदर आपके माउथ में बैक्टीरिया भी हैं, फंगस भी हो सकते हैं। जब रेगुलर बेसिस के ऊपर ये चीज़ रहे, आपकी हाइजीन सही नहीं हो, टॉन्सिलाइटिस फ्रीक्वेंट होने लग जाता है, टॉन्सिल्स का होगा। जब टॉन्सिल्स में, जैसे कल भी बात हो रही थी कि टॉन्सिलाइटिस अगर होगा और इन्फेक्टेड हो, तो ऐसी सूरत में वो बैक्टीरिया, वो या जरासीम जो कि ट्रैप हुए में हैं, वो ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम बैक्टीरीमिया कहते हैं। यही जरासीम जब ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जा सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस एक कंडीशन है, वो हो सकती है, और हार्ट कैनिया यानी कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा किडनी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिससे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बहुत कॉमन है, ये चीज़ आ सकती है। मसल्स के अंदर जो है वो पेन हो सकता है, यानी कॉम्प्लिकेशंस हैं समझ लें। तो सारा जो ताल्लुक़ है इन चीज़ों में वो आपका आ जाता है ओरल हाइजीन के ऊपर, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही है? मैं शमीम बानो, हैदराबाद। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मुझे नज़ला बहुत रहता है, हलक में हर वक्त नज़ला गिरता है और भारी रहता है। एक सीधे साइड वाला कान है, उसमें तकलीफ बहुत होती है। उसमें क्या तकलीफ बहुत होती है? ओके, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई दवाई अभी आपने इस्तेमाल की है?
जी दवाइयाँ तो बहुत की हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है। जी जी। अच्छा, कोई ख़ास चीज़ से एलर्जी आपने महसूस किया कि एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी हुई हो? नहीं, एलर्जी का तो कोई नहीं है, बाकी नजला मुझे बहुत है। नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक हो हाँ। गया। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद भी आप मुझे कॉल कर लें, तो मैं आप समझिए ना आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूँगा, ठीक है ना? इस हवाले से तो इंशाल्लाह उसमें फ़ाक़ा आएगा, फिर आप मुझे फ़ॉलो-अप में रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। 4-5 दिन आप कम से कम एक मेडिसिन यूज़ कीजिए, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं इस्लामाबाद से एजाज बात कर रहा हूँ। जी सर, जी। क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, अक्सर औकात इस तरह होता है कि मेरे नाक का जो आगे वाला हिस्सा है ये सुन्न हो जाता है और ब्लॉकेज होती है, ऐसा मुझे नज़ला नहीं रहता। जी, जी। अच्छा, सुन्न होता है, आपको महसूस किस तरह फ़ील आता है कि सुइयाँ सी चुभती है या आपको ऐसा फ़ील होता है कि सामने का हिस्सा नाक का नहीं है? भारी भारी फील होता है और अंदर सुइयाँ सी चुभती हैं उसमें भी। ठीक है। ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है आपको? नहीं, अच्छा। ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, वैसे यार साहब देखिए, इसको नॉर्मल लेना चाहिए, नथिंग टू वरी। कोई स्पेसिफिक खुदा न खास्ता कोई बीमारी या ऐसा कोई एलिमेंट नज़र नहीं आता बज़ाहिर। बस ये है कि आप जब वज़ू करते हैं या नाक साफ़ करते हैं तो उसको बहुत अच्छा क्लीन रखें। और बाज़त ऐसा होता है कि आप लोकली जो है अगर ड्राई हो रही है एक चीज़ तो उसपे आप क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। बज़ाहिर तो देखा जाए खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो नथिंग टू वरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जिन्होंने मुझे अभी जॉइन किया उनको बताती चलूँ कि हम बात कर रहे हैं ईएनटी पे और ओरल हाइजीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं शो पे, लाइव कॉल कर सकते हैं। आपका नंबर हमारी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है ओरल हाइजीन के हवाले से, ईएनटी के हवाले से। डॉक्टर साहब को क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि खाना जज्ब ना होने की वजह क्या होती है, तो क्या अलामात होती है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा खाना जज्ब नहीं हो रहा? जी, देखें, एक तो पहली अलामत तो हमने जैसे बताई कि अमूमन फ्रीक्वेंटली माउथ अल्सर्स होने हैं, मुंह में छाले होना, तो ये इस बात का सबूत है कि विटामिन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। इसके अलावा बात करें तो पैल्पिटेशन है, यानी दिल का धड़कन जो है वो महसूस होना। अमूमन ये स्पेसिफिक अगर हम कहें तो आयरन डेफिशिएंसी के अंदर ऐसा मिलता है कि अमूमन लोगों को पैल्पिटेशन होने लगती है। एंग्जाइटी बहरहाल एक फैक्टर है, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वक्त अगर मेल एब्जॉर्प्शन की बात करूं कि अच्छे से अगर खाना जज्ब नहीं हो रहा, आपका जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा वो, तो वो कौन कौन सी अलामात हैं? एक तो अल्सर हमने बताया, माउथ अल्सर्स होंगे यानी मुंह में छाले हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है यानी उसमें आपको फील होगा, उसके अलावा बॉडी पेन होना, जिससे में अगर आपको दर्द हो रहा है, आपके नॉर्मल ग़िज़ा है, सब कुछ है, आप डायबिटिक भी नहीं है, ब्लड प्रेशर शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब उठते हैं फ्रेश नहीं उठते एक बार, तो इसका मतलब है कोई चीज़ आपकी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है कि जज्ब नहीं हो रहा है। हेयर की हम बात कर लेते हैं, तो बाल अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, स्प्लिट्स बहुत हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा नेल्स हैं, नेल्स को आप ज़रूर ऑब्जर्व किया करें रेगुलर बेस पे। अगर कोई कॉलर हो तो मुझे आप इंटरप्ट कीजिएगा। नेल्स में ये होता है कि नेल्स को आप ख़ुद भी एग्जामिन करें अपने तौर पे। इनमें शाइनिंग जो है, इनकी शाइनिंग अगर ख़राब हो रही है किसी वजह से, आपने देखा होगा फीवर बाज़त होता है तो उसकी वजह से ही आप बीमार हो जाएं कुछ टाइम के लिए, तो आप देखेंगे नाखूनों पे उसका असर आने लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम कॉलर साथ में ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कराची से अख्तर बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल बात दरअसल ये है कि मुझे अपना हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है जी। मैंने अपने वालदा का जो है चेकअप करवाना था आपसे, तो जो है ना मालूम ये करना था कि आप कहीं बैठते हैं तो किस डे और किस टाइमिंग में। ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, आप हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, या बोर्ड में आपको बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बोर्ड से, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल का। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए प्लीज। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी। वालेकुम अस्सलाम।
मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को नॉर्मल जो गर्मी दाने निकल जाते हैं, जिस तरह भी गर्मी हो रही है, जी जी बारीक बारीक दाने जो है बहुत ज्यादा निकल जाते हैं बच्चों के, तो क्या जी हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए कि बच्चों को बहुत तकलीफ होती है? जी जी बिल्कुल है। सवाल आपका अच्छा है, बड़ा कॉमन सा है ये। गर्मी दाने जो हैं अमूमन स्वेटिंग होने लगती है पसीने में और ज़्यादा बच्चे को करते हैं। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अमूमन बच्चों में गर्मी दाने होना एलर्जिक भी, यानी इसकी जो एक वजह बनती है वो स्किन के ऊपर समझे जो जरासीम हैं उन वो असर करने लगते हैं, या एलर्जी का एक इफ़ेक्ट आता है जिसके से पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो आपके बारीक 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 ऐसी सूरत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम करें क्या। बट फ्रीक्वेंटली नहलाना, क्लीन रखना स्किन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार बात दिया जाए, दिन में 5 दफ़ा 4 दफ़ा भी हो कोई हर्ज नहीं है, एक बात। दूसरा ये है कि मैं बहुत कॉमनली मेडिसिन की बात करूँ, कैलामीन टाइप की चीज़ आती है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाने कहीं कहीं जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये कैलामीन जो लिक्विड आता है इसको आप रुई में लेके और स्किन जहाँ जहाँ पे आपको उस बच्चे के ज़्यादा, जैसे फ़र्ज़ करें पेट पे अमूमन हो जाता है या कमर की तरफ ज़्यादा उसको, तो उस पर आप अगर सिर्फ फेर देते हैं थोड़ा सा, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट भी देगा। मेंथॉल बेस्ड होता है वो, एक प्रोडक्ट है। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चों को फिर गद्दे पे ख़ासतौर पे जो, क्योंकि मैट्रेस हर घर में है, तो मैट्रेसेस को अवॉइड किया जाए। ओपन जगह पे यानी फ़र्श पे या हार्ड जगहों पे भले चाहे लेटाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्वेटिंग होने लगती है आप जब मैट्रेस पे होते हैं और हीट जनरेट होती है, एक चीज़। बाज़ वक़्त ऐसा भी है जो पाउडर्स आते हैं जो कि आपका मेंथॉल बेस्ड हैं, कैम्फर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी एक वक्ती तौर पे रिलीफ मिलता है। बज़ाहिर यही अमूमन चीज़ें की जाती हैं। उसके अलावा ये है कि आप अच्छी न्यूट्रिशन रखें। एंटी एलर्जी ड्रग भी बाज़ वक़्त हम देते हैं कुछ केसेस के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ हो जाए तो वहाँ एंटी एलर्जी ड्रग्स भी दिए जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है? जी मैं कुसुम बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे ना कमर के में से बहुत ज्यादा है, तो मैंने काफी ज्यादा मेडिसिन भी ली है लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा। कमर में दर्द है आपके? जी कमर के ऊपर, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। मोहरों में दर्द है या कमर पे नॉर्मली बैक में ऐसी एक जनरलाइज पेन हो रहा है, हर तरफ हो रहा है पीछे कमर की तरफ, या मोहरों में खास तौर पे आपको महसूस हो रहा है? जी मोहरों में खास तौर पर दर्द हो रहा है। ठीक है, वजन आपका कितना है? जी वेट आपका कितना है? जी मेरा वेट 36 है। 36 किलोग्राम। आपका वजन कितना है? आप मेरा वजन 36 है। 36 वेट बताया आपने? ओके, 56। अच्छा 56, ओके जी ठीक है। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पोस्चर चेंज हो जाता है या कोई ऐसी आप पोजीशन से वज़न को उठा लेते हैं, तो ऐसी सूरत में भी दर्द होता है। कई दफ़ा ये देखना, अच्छा उम्र का आपने मुझे उम्र भी पूछना चाहूँगा, आपकी कितनी है? उम्र 36 थी सर। 36 एज है तो यंग है, इतनी एज ज़्यादा नहीं है, और ऐसी सूरत में वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को घर में सामान धकेलने के हवाले मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब शिफ्टिंग कर रहे हो या सेटिंग घर की चेंज कर रहे हो, ऐसी सूरत में हम कोई चीज़ को पुश करने लगते हैं, गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा वज़न लगा देते हैं, उस वक्त तो हम उस चीज़ को धकेल देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है बाज़ औक़ात हमारे इन वर्टिब्रा के ऊपर, इन मोहरों के ऊपर आता है। ख़ास तौर पे ये जो लंबर वर्टिब्रा हैं, जो कमर के मोहरे हैं, तो इसमें कंप्रेशंस आती हैं। खुदा न खास्ता ये डैमेजेस हम कहते हैं ना, हमें ख़ुद भी याद नहीं रहता कि कब ऐसा हुआ था कि हमें ये प्रॉब्लम शुरू हुई। ये अमूमन इन वाक़यात को अगर रिकॉल किया जाए तो आपको याद आएगा। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। गलत पोस्चर से आपने पानी बाल्टी उठा ली या कोई पत्ती आपने बर्तन उठा लिया भरा हुआ, तो ये गलत पोस्चर जो है ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, उस वक्त तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद आपको उसका इफेक्ट होता है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अनीस बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरे लेफ्ट साइड पे कान के पीछे तो एक ऐसा होता है जैसे कोई चीज़ जो है ना फंस गई है, तो जब मैं इसको रब करता हूँ ना थोड़ा सा, तो ये ऐसा महसूस होता है कि पानी जो है ना रिलीज होकर के नीचे गले की साइड पे आया, तो तकलीफ सही हो जाती है। वरना कान के पीछे मुराद कान में ही आप बात कर रहे हैं? कान में नहीं होती, कान के पीछे से जो वेन्स या जो मसल्स हैं आप जो गले के अंदर जा रही हैं,
ठीक है, जब रतूबत जाती है ना, ठीक है, ठीक है, तो वो रतूबत जो है ना फंस जाती है। ठीक है, जब मैं उसको थोड़ा सा रब करता हूँ ना, ज्यादा नहीं करता कि ठीक वो हो ज़्यादा नाजुक ग्लैंड से छोटे छोटे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना फिर वो पानी जब जो है ना नीचे गले में मेरे आ जाता है तो मुझे जो है ना सुकून मिल जाता है। सुकून मिलता है। ठीक है, देखिए हनीफ साहब, ये जो है ना यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं इसको, ये डक्ट है, ऑडिटरी कनाल टाइप की यानी कहलाती है, जो लिंक करती है आपके हलक के हिस्से में। अब बाज़ औक़ात ये अगर ब्लॉक हो जाए नज़ले की वजह से या किसी और वजह से, एलर्जी की वजह से, तो ऐसी सूरत में फिर आपको, जैसे आपने कहा कि अगर आप पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, हिलाते हैं उसको या मसाजिंग करते हैं फास्ट, तो ऐसी सूरत में आप आराम मिलता है। वो होता ही है कि वाइब्रेशन की वजह से फ्लूइड, वो जो नाली है या कनाल टाइप की है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है ट्यूब, तो आपको बेहतरी आती है। ऐसी सूरत में एंटी एलर्जी ड्रग्स भी एडवाइस की जाती हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स टाइप की देते हैं। आप मुझे कॉल करिएगा प्रोग्राम के बाद, तो मैं इंशाल्लाह आपको एडवाइस कर दूंगा। अगर आप चाहें, मतलब अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करा, एक चीज़, दूसरा है कि स्टीम का इस्तेमाल भी करें, उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? अकबर बोल रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? हाँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, अकबर साहब कहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये है कि वो एज मेरी 66 से ज़्यादा हो गई है। जी जी, और मैं शुगर का भी मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर भी है मुझे, जी जी, और एंजाइटी भी है। तो 1991 से मैं जेनेक्स और प्रोथाइडीन और अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है वो लाल दवाई का, वो ये प्रोथाइडिन आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं? लेक्सेटनॉल, ये 1991 से जी, 0.5 जेनेक्स मेरा साइकेट्रिस्ट दे रहा ठीक है, था। ठीक है, फिर ज्यादा ले रहे हो, वो ज्यादा ले रहे हो, जी, तो उसको जाके मैंने अपने डॉक्टर को बताया, साइकेट्रिस्ट को, तो उसने जो है अल्लाह भला करे जेनेक्स 0.025 कर दिया जी, और साथ में लेक्सेटनॉल कर दी। आधी कर दी, 3 में आधी कर दी, 100 में, जी जी प्रोसाइडिन 100 में रात में सोते वक्त लेता हूँ। ठीक है, जी तो, जी, अच्छा, फिर ये शुगर की वजह से जो है ना, वो थोड़ा सा मेरे वो हुआ था, स्पॉट्स आ रहे थे, तो वो ये बकाई में डॉक्टर है, उसको मैंने दिखाया, तो उसने कहा कि भाई इसका स्कैनिंग करा लो। अब स्कैनिंग के अंदर मैं गया, तो वो स्कैनरिंग जो कर रहा था, वो मेरे पिंडली को, लेफ्ट की पिंडली को जरा जोर से दबाया, दो मरतबा, और राइट की पिंडली को 2 मरतबा जोर से दबाया। जी, अब राइट की पिंडली को जब दबाया तो राइट की पिंडली को मेरा सूझ गया राइट। जी, फिर उसके बाद में वो मैं कल भी गया था सैटरडे के दिन डॉक्टर के पास, तो वो उसने कहा कि भाई ये आपको साइटिका हो गया है, इसका फिजियोथेरेपी कराना है। तो क्या चीज़ हो गई है? करना उन्होंने बोला, सॉरी, साइटिका। सियाटिका, Sciatica, ओके, okay. हाँ, तो वो जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको, उसकी वो फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, और गोली खाता हूँ मैं। अब गोलियां मेरे पास इतनी हो गई कि सुबह में कोई 5 खाता हूँ, दोपहर में कोई 4 खाता हूँ। ठीक है, सही। ठीक हो गया। अकबर साहब देखें, जहाँ तक आपने ये पेन के हवाले से बताया, पिंडली में अमूमन सियाटिका का पेन पिंडली में बहुत कम जाता है, मतलब होता है, लेकिन इससे पहले थाई के एरिया में ज़्यादातर कॉमन है सियाटिक पेन, और आपके हिप एरिया में, ठीक है, बटक्स में और थाई में ज़्यादा कॉमन है ये, पिंडली में भी जा सकता है, ठीक है। इसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी अगर वो एडवाइस किए, आप ज़रूर करवाएं फ़िज़ियोथेरेपी। वैसे अमूमन ये है कि आप वॉकिंग अच्छी रखें। सियाटिक के लिए पेन में ख़ास बात याद रखें, अगर सियाटिक का हो है, किसी को दर्द हो रहा है, तो अमूमन अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना कर दें, बैठ नहीं जाएं दर्द की वजह से। अगर आप चलते फिरते रहेंगे, चाहे स्लो, तो पेन कम होगा बनिस्बत अगर आपने अपने आप को कन्फाइन करके बिठा लिया सियाटिका के अंदर, वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है, ये बात जहन में रखिएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ बात हो रही है यहाँ बात हो रही है ईएनटी पे और ओरल हाइजीन के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है ओरल हाइजीन की और हम बात कर रहे हैं ईएनटी पे। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले आप कुछ हमें बता रहे थे, जो कॉलर ने हमें ज्वाइन किया तो हमारी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, एब्जॉर्प्शन के हवाले से बात हो रही थी, तो हम ऑब्जर्वेशन जब करते हैं नाखून के हवाले से, सिर्फ नाखून को आप देखें, नाखून के टेक्सचर यानी जो एक स्मूथनेस है, अगर उसमें फ़र्क आने लगे तो ये बात जहन में रखें कि आप में कोई ना कोई डिजीज़ यानी कोई इशू आ रहा है। एक चीज़। दूसरा, अगर कॉलर हो तो मुझे ज़रूर इंटरप्ट कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक कोई प्रॉब्लम है जी डॉक्टर साहब। ठीक है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? तो सवाल ये है कि मेरा बेटा, उसकी उम्र 16 साल है ना, तो 6-7 माह का था तब से उसके कान बैठे हैं। इतने ज्यादा उसके कान खराब है कि अगर एक महीना ठीक होते दूसरे महीने फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अभी भी अगर जो हम आपने जैसे कहा जब कुछ महीने का था उस वक्त से अभी तक ऐसा चल रहा है, तो कुछ बेहतरी आई है, गैप बढ़ा है इन चीज़ों में, फ्रीक्वेंसी यानी? मतलब कि जैसे किसी डॉक्टर के पास ले गए, आर्जी तौर पे आराम आ गया, फिर लेके गए आराम आ गया, अगर दवाई छोड़ी तो फिर बहने शुरू हो गए। जी, लेकिन इसमें गैप आया है। अगर पिछले साल के मुकाबले में बात की जाए तो अगर पिछले साल 8 दफ़ा ऐसा हुआ था तो इस दफ़ा 6 दफ़ा ऐसा हुआ है। जी सर, अभी 6 मरतबा तकरीबन यही समझ लें, इतनी दफा हो चुका। फिर हम लेके गए थे डॉक्टर के पास। जी जी। लेकिन डॉक्टर में कान वाले मिले नहीं थे ना। जी जी। असल में देखें, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें। एक तो एलर्जी जो है बाज़ औक़ात जिनमें जो हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होती है नेचर अगर किसी की एलर्जी के हवाले से, बॉडी की रिस्पांस के हवाले से, तो ऐसे लोगों में ये चीज़ कॉमनली डेवलप हो रही होती है। चाहे वो हलक में बाज़ लोगों की कंप्लेन आती है, नाक के हवाले से आती है, कुछ जगहों पे कान में, जैसे आपने कहा कि कॉमनली ये बार बार हो रहा होता है। बहुत माइनर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो ईएनटी करते हैं वो बताते हैं। अब इसमें ऐसी सूरत में अगर ये बार बार हो रहा है तो लॉन्ग टर्म कोर्स भी करवाए जाते हैं एंटी एलर्जी ड्रग्स के, स्पेसिफिक्स हैं जो लिकोटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। तो आप या तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको एडवाइस कर सकूंगा। बहरहाल बेहतर ये होगा कि आप जो आपकी ईएनटी जिनको आप दिखाते हैं उनको ज़रूर दिखाएं, चेक करवाएं और उनसे प्रोग्रेस का भी पूछें। लेकिन इसके अभी क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन है, बात नहीं बैठ रहे हैं, मैं आपको एडवाइस और सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नेल के हवाले से बात आ रही है। नेल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर और नेल की देखें या स्किन, ये तीन चीज़ें बहुत कॉमन जो आपकी अपीयरेंस में आ रही हैं, आपको पता चल रहा होता है कि आप अक्सर कहते हैं कि जब मेरे बाल जो हैं वो स्प्लिट्स बन रहे हैं, बाल टूट रहे हैं। तो बाल जो हैं स्प्लिट्स, एक चीज़ नुकसान तो हम खुद ही करते हैं जी, डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयलिंग अच्छी नहीं करते हैं, तेल नहीं लगाया जाता, ट्रेंड ही ख़त्म होता चला जा रहा है। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, केमिकल एक्सपोजर बढ़ रहा है। शैम्पूज़ का इस्तेमाल अगर अब से 30 साल पहले में देखें और अब में देखें, बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है। लेकिन ये तो वो चीज़ है जो ऊपरी तौर पे। मैं जब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, हाइजीन के हवाले से हमने अभी जब बात कर रहे थे कि आपकी हाइजीन अच्छी होगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी चीज़ों की। नेल्स से पता ये चल जाता है कि अगर नेल्स की डायरेक्शन सही नहीं हो रही, नेल्स में टेक्सचर सही नहीं आ रहा, शाइनिंग ख़त्म हो रही है, तो आपको इसका मतलब है प्रॉब्लम आ रही, कोई आप एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही। एक बात। इसी तरीके से स्किन की हम बात करें, अभी हम बल्कि ब्रेक से पहले एग्जाम्पल देते हैं कि जी एप्पल आप घर में सेब लेके आएँ, जो शाइनिंग उसकी नज़र आती है, चाहे वो कोई भी कलर का हो, ग्रीन हो, येलोइश हो थोड़ा या रेड हो, एक हफ्ते के बाद अगर उसको पानी, वो कहते हैं ना, उसका एब्जॉर्ब होने लगता है पानी, तो उस सूरत में उसमें फेडिंग होने लगती है, डलनेस आ जाती है, शाइनिंग खत्म। ये स्किन का भी हाल है। ठीक है, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मैं जो है ना, मेरा थोड़ा खाना पकाने का काम है ना जी। तो मेरे जो मोहरे हैं ना कमर के, कल मैंने चेक करवाए, मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, तो वो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके मोहरों पे सूजन आ गई है। तो मतलब ये ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 दिन से ये हुआ है।
ठीक है। प्लीज इसके बारे में मुझे थोड़ा गाइड करेंगे या कोई इसके बारे में बताएंगे? अच्छा देखें, एक दो चीज़ें आपने जैसे कि खाना पकाने के हवाले से आपका काम है, तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात आपको आगे झुक के काम करना पड़ जाता है, चाहे वो देग को हिलाना हो, देग में चमचा चलाना हो, आपको बेंड होना पड़ता है। ये जो गलत पोस्चर्स बनते हैं, जो बॉडी की मूवमेंट चेंज होती है, यानी ऐसी पोजीशन आती है जिसमें मोरे जो हैं, क्योंकि इस तरह अगर लगे तो आगे की तरफ बेंड होने पे डिस्क जो है वो कंप्रेस होने लगती हैं, तो पेन होने, जैसे आपने कहा कि वो वरम आ रहा है या सोजिश आ रही है, एक्चुअली वो पेन हो रहा है। ठीक है, ऐसी सूरत में मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है और उन्होंने कोई एडवाइस की है तो आप उसे फॉलो करें। अगर अभी आपने नहीं ली है और आपको पेन की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर से बात करवा दें जी प्लीज। प्लीज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है। उसे सुबह उठता है तो छींके बहुत आती है और नजला अक्सर रहता है उसको। ठीक है। अभी कल से तो उसकी ये कंडीशन है कि मुस्तकिल छींके आए जा रही हैं। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर, और तो कोई क्लिनिक यहाँ खुला नहीं था, डॉक्टर के पास एक क्लिनिक खुला था, भेजा था, उसने जीन एक्स दे दी, बस वो कहता है एलर्जी की वजह से है। लेकिन अब सोया हुआ जैसे ही जागेगा फिर छींके शुरू हो जाएंगी। तो कितनी उम्र है? कोई है माशाल्लाह से 30 साल का है सर, और उसको बार बार नजला होता है, बार बार। ठीक हो गया। 3 साल। अच्छा, मैं चाहूँगा आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें तो मैं आपको मेडिसिन इंशाल्लाह बच्चे के हवाले से एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है साइनस के वक्त ख़वातीन में अक्सर देखा गया है कि वो सर पर दुपट्टा कस लेती हैं ताकि उनका जो दर्द है वो बैठ जाए, ये सही बात है? अच्छा देखें, इसमें कुछ तो मिथ्स हैं, ठीक है, कि माइथोलॉजीज़ हैं कि वो ऐसा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि साइनोसाइटिस जब हो रहा है तो वार्म रखने की ज़रूरत है। सर्दी में जब हम बात करते हैं कि जी ढाँप लें, कानों को ढकना चाहिए, सर को, माथे को ढकना चाहिए, तो उससे एक रिलीफ तो आता ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा टाइम जो है वो इख्तिताम पर है, शो को हम वाइंड अप करेंगे। जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ, कल का टॉपिक हमारा है कि विटामिन्स के क्या रोल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल आपने ज़रूर हमें ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल फिर मुलाकात। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।